चलो नेक्स्ट है हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें तुम लोगों को बताए थे कि ऑप्टिक्स में लाइट क्या होता है, लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, लाइट पार्टिकल नेचर को कैसे शो करता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले हम कुछ जो है चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उन बच्चों के लिए है जो 9th क्लास में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और ऐसा ही अगर हम पढ़ाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। इसलिए जो है सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने के बाद जो है चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर जो है दुनिया का कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, डेंसिटी हो और जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग इन द यूनिवर्स which have mass, density, volume and occupies a space in universe are called matters। क्या कहलाते हैं? मैटर्स। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये आयरन का एक टुकड़ा है। आयरन के टुकड़ा है तो आयरन का टुकड़ा जो है, आयरन का टुकड़ा, इसके पास कुछ मास होगा, इसका कुछ वॉल्यूम है, देखो इसके कुछ डेंसिटी होगी। तो कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में क्या करता है? जगह छेकता हो, ऑक्यूपाई स्पेस, उसके पास मास हो, कुछ डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाता है? हमारा मैटर कहलाता है। मैटर जो है वो, उसका एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, ठीक है ना। जो भी सबस्टांसेस जो हैं, मैटर को सबस्टांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्टांस। कोई भी दुनिया का चीज़ जो जगह को ऑक्यूपाई करता हो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, ठीक है। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे चीज़ें जो हैं हमारा क्या है? मैटर है, ठीक है। अभी मैटर का स्टेट होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है इसके 3 स्टेट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और लास्ट वन होता है गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होता है? जिसका वॉल्यूम, शेप, साइज सारा फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड में जिसका वॉल्यूम फिक्स हो,
शेप फिक्स ना हो, शेप नॉट फिक्स्ड, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड। और गैसियस में कोई भी फिक्स ना हो, ना वॉल्यूम फिक्स हो और ना ही वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग गैस। जैसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लो कि एक हम वुडन ब्लॉक ले लिए, वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक जो है, ये आज जो है इसका वॉल्यूम अगर 10 मिलीमीटर क्यूब हो, तो कल जो है इसका वॉल्यूम भी 10 ही रहेगा, परसों भी 10 मिलीमीटर क्यूब ही रहेगा। ठीक है, मान लो कि कोई कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर जो है पानी ऑक्यूपाई हो रहा हो, तो कल भी 1 ही लीटर ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, मान लो कि इसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है, तो कल भी 2 मीटर स्क्वायर ही रहेगा। इसका एरिया मान लो कि 3 मीटर स्क्वायर है, तो कल भी इसका एरिया 3 मीटर ही स्क्वायर रहेगा। साइज इसका फिक्स रहेगा, शेप भी हमेशा फिक्स रहेगा। आज ये वुडन ब्लॉक है तो कल थोड़ी ना ये आयरन का ब्लॉक हो जाएगा या एक स्फीयर बन जाएगा। शेप उसका क्या रहेगा, फिक्स, साइज भी क्या रहेगा, फिक्स। तो वैसे ही सबस्टांसेस जिसका शेप साइज वॉल्यूम सारा फिक्स हो वो क्या कहलाता है, सॉलिड। तो ये क्या है, हमारा सॉलिड है। लिक्विड के लिए देखो, लिक्विड के लिए क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो कि लिक्विड है, इसको इतना रख लिए, और यही कंटेनर मान लो कि 2 लीटर का है लिक्विड, और इस 2 लीटर लिक्विड को हम एक ऐसे कंटेनर में रख दिए, ऐसे। तो देखो इसका जो वॉल्यूम शेप था वो चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। ये 2 लीटर लिक्विड जो था अभी भी 2 ही लीटर है, लेकिन इसका शेप चेंज हो गया। इसका शेप जो है इस तरह का इतना था ऐसा, इसका शेप कम हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया, ब्रेथ कम हो गया, तो शेप इसका चेंज हो गया। तो वॉल्यूम तो फिक्स होना चाहिए लेकिन शेप फिक्स ना हो, ऐसे जो सबस्टांसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में कि गैसियस स्टेट में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऐसे परफ्यूम भरा हुआ है, मान लो कोई भी चीज़, गैस। एक गैस के मॉलिक्यूल्स कभी दूर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर टकराएंगे, कभी इसके टकराएंगे, कभी उधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, इधर उधर भागते दौड़ते कुत्ते फांगते रहेंगे अंदर, बिना कोई डायरेक्शन को प्रेफरेंस दिए हुए। ये उधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, उधर टकराएंगे। तो इसमें जो कंटेनर में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी वेलोसिटी जो है रैंडम डायरेक्शन में, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो इसका ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है, तो इस गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो इतना में ही भर जाएगा। ठीक है, या हम इसको एक्सपांड करेंगे तो पूरा गैस फैल जाएगा। इस एग्जांपल में परफ्यूम को अगर हम किसी घर में निकालते हैं तो डिफ्यूज हो जाता है पूरा घर में, जितना उसको वॉल्यूम मिलता है वो पूरा वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा वॉल्यूम पूरा घर में फैल जाता है। तो गैस जो है इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, और शेप भी कोई फिक्स नहीं है। तो ये है हमारा सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन हम जो है सॉलिड लिक्विड के बारे में तो हम जान ही लिए, लेकिन सॉलिड लिक्विड जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। तो मैटर जो होता है, मैटर वो बेसिकली एटम से मिलकर बनता है।
एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सबसे। एटम्स क्या होता है? तो एटम्स के बारे में हम पीछे पढ़े होंगे 9th क्लास में, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो क्या कहलाता है? हमारा एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम। एटम को जो है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो एटम जो है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि जैसे समझाते हैं इसको नेक्स्ट में। चलो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हम आयरन का टुकड़ा ले लिए। आयरन का एक टुकड़ा ले लिए। आयरन का जो एक ब्लॉक है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है? तो छोटे 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 ये क्या किससे मिलकर बना है? एटम से। वो जो छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना है, छोटा छोटा थिंग जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, वो क्या कहलाता है? एटम। क्या कहलाता है? एटम। ये छोटे छोटे पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? हमारा एटम। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि मैटर, कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर एक मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, वो क्या होता है? हमारा एटम होता है। ठीक है। ये सब सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो है हमारे क्या है बेटा? हमारे एटम्स है। एटम्स को जॉन डाल्टन ने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट है, नाइदर कैन बी सब डिविजिबल। इसको डिविजिबल मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड नहीं कर सकते हैं मतलब ये जो एटम्स है ये एक एब्सोल्यूट है, फंडामेंटल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इस एटम्स के बारे में बताया गया, क्योंकि कोई भी मैटर जो है वो किसी से मिलके बनता है? एटम से। और एटम जो है जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा सा फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसे जो है ना हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, और इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। अगर डिवाइड नहीं कर सकते हैं मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट है। लेकिन बाद में जब एटॉमिक थ्योरी आया, एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारे एटॉमिक थ्योरी आए, जैसे रदरफोर्ड मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये एक्सपेरिमेंट जो है होता गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट जो है, दिस एक्सपेरिमेंट proof that atom can be subdivisible। ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हुआ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ये प्रूफ कर दिए कि
एटम जो है, जैसे इसका एक छोटा सा पार्ट अगर हम यहाँ पे उठाएं और इस छोटा सा पार्ट यहाँ पे उठा के और यहाँ पर अगर बनाएं, और इस ये जो है जॉन डाल्टन के द्वारा जो बताया जा रहा था कि ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि ये जो एटम्स है इसको भी हम 3 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड। ठीक है, इन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। एक का उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, एक का नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन, और एक का नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। ठीक है, एक का नाम दिया इलेक्ट्रॉन, एक का नाम दिया प्रोटॉन, एक का नाम दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इसके खोज होने से, इनके खोज हो जाने से जो है, इनके खोज हो जाने से जोजे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किए, गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन का खोज किए, और न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया। इन तीनों खोज के दौरान जो है जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। वाई एटॉमिक थ्योरी फेल्ड ऑफ जॉन डाल्टन? बिकॉज जॉन डाल्टन वाज सजेस्टेड दैट एटम नाइदर कैन बी सबडिविजिबल, but after the discovery of this theory, atomic theory, in long time ago, these theories are failed and proved that atoms can be subdivisible, and hence John Dalton atomic theory was failed. अब जैसे ही जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल्ड हुआ तो इनके जो इन एक्सपेरिमेंट थे, जो एक्सपेरिमेंट होने लगे 19th सेंचुरी के लगभग में, ये इसका जो है रेज उस समय बढ़ने लगा। ठीक है ना, रेज बढ़ते 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 जो है नया नया एटॉमिक चीज़ें खोज होने लगे। लेकिन हमें जो है उसके बारे में नहीं जानना है, हम जो है सिंपली अभी हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। तो एटॉमिक थ्योरी में हम सिंपली इलेक्ट्रॉन के बारे में जाएंगे, प्रोटॉन के बारे में जानेंगे, और न्यूट्रॉन के बारे में उतना नहीं जानना, बस इसके बारे में जानना है कि न्यूट्रॉन है क्या। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। सबसे पहले जो पॉइंट लिखते हैं समझिए, पहला पॉइंट है इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये जो है किसी भी एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। दूसरा नंबर पॉइंट ये याद रखना है कि एक निगेटिवली चार्ज होता है, इट इज ए निगेटिवली चार्ज्ड। अब ये निगेटिवली चार्ज क्यों होता है? तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन को वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से खोजा गया था जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है इस थ्योरी के बारे में बताए थे। तो ये निगेटिवली चार्ज होता है। सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल जो है समथिंग लाइक दिस, ऐसे ई लिखिए और माइनस चार्ज। इस पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो जो है एक साइंटिस्ट थे R.M. मिलिकन, उन्होंने ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला कि कोई भी एटम हो, मैटर हो, उस पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। और उन्होंने चार्ज निकाला और लगभग आया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अभी सिंपली याद रखना है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि इन इलेक्ट्रॉन पे जो है मास देखा गया। मास से सबसे पहले
जो है और भी एक चीज़ आया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको 1.6 को ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू और उसके मास से जब डिवाइड किया गया तो इसका रेशियो सबसे पहले पता चला और आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और मास का केजी। और ये जो है एक्सपेरिमेंट से पता चला, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, क्यू चार्ज है और एम मास है, इसका रेशियो पता चला, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और यहाँ से आर ए मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है प्रूफ कर चुका था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे कितना पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। देखो कूलाम से कूलाम कैंसिल और केजी आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.76 इंटू 10⁻11 केजी। अब इसको लगभग सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये आपको याद करना है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लगभग होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, इतना होता है। समझ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और चार्ज जो है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना जान चुके हैं। दूसरा था हमारा दूसरा प्रोटॉन था। प्रोटॉन जो है ये भी जो है इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ये सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल है। अब याद रखना है ये जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। 9th क्लास में पढ़े होगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें जो है प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। और ये जो प्रोटॉन है इसके बारे में बताए थे गोल्डस्टीन, ठीक है, डिस्कवरी जो है गोल्डस्टीन किए थे। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। चार्ज कितना होता है, तो चार्ज को इसको हम बोलते हैं प्लस ई होता है चार्ज, वही वाला चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ पे प्लस में आता है। इलेक्ट्रॉन का माइनस में था, इसका प्लस में। मास जो है लगभग इसका होता है 1.6732 इंटू 10⁻24 kg, इतना होता है प्रोटॉन का मास। ठीक है, हम प्रोटॉन के सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सिंबल जो है लगभग ऐसे होता है P, और इस पर प्लस लिखो, या एक और सिंबल होता है हाइड्रोजन या 1, यहाँ पे 1। ठीक है, ये 1 और 1 क्या है इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाइड्रोजन एटम का निबला ही होता है प्रोटॉन। ठीक है, और तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में जो है जेम्स चैडविक ने बताया था। जेम्स चैडविक, ये भी जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये जो है एक न्यूट्रल होता है, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो चार्ज कितना होगा, 0 होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा। सिंबल जो है वो ऐसे होता है, N लिखो और यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, मास जो होगा इसका वो लगभग न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा, लगभग आएगा 1। इसको 1 AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये भी जो है 1.6732 लगभग 10⁻24 kg, लगभग बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो हम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए। अब इससे जो है हमारा एटम मिलके बनता है। ठीक है ना, इससे जो है हमारा कोई भी एटम जो है मिलके क्या होता है, बनता है। जो भी पढ़ा रहे हैं इसको अच्छा से पहले नोट्स बना लो, बढ़िया से समझो इसको। इसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तुमको आसान लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट पढ़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एटम जो है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल जो है अप्रोक्स माना गया है, जिसमें बीच में जो होता है, बीच में इनसाइड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। एटम के बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसको मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्मेट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियॉन्स है इसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है। न्यूक्लियस ये कहाँ रहता है हमारा? मान लो कि यहाँ पर कोई एटम है, यहाँ पर कोई एटम है, तो हमारा जो है यहाँ पर बीच में कहीं पर न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट। जैसे सन के चारों तरफ जो है अर्थ कैसे चक्कर लगाता है, मान लो कि यहाँ पे कोई सन है और अर्थ कैसे से घूम रहा है, ये अर्थ है हमारा, ये सन है, कैसे घूम रहा है, वैसे ही जो है इस एटम के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। उसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। सेल जो है वो 4 तरह का होता है। के सेल बहुत सारा होता है, के सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, बहुत सारा हो सकता है। जैसे इसका अगर हम एक फिगर से समझाएं तो मान लो कि कोई एटम है, तो बीच में हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, सॉरी, ऐसे जो है बहुत सारा यहाँ पर ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, ये के सेल है, ये एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है। इसी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे पाए जाते हैं माइनस में। ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये जो है ऐसे घूमते रहता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते रहता है। ठीक है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन जो है ये हमको जानना है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर बात करते हैं तो इस एटम का जो रेडियस होता है, वो एटम का रेडियस जो होता है वो लगभग 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है। एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, आर एन लिखते रहे, ये जो है 1 फर्मी मीटर के ऑर्डर में रहता है। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये था हमारा के सेल, एल सेल, एम सेल के बारे में। अब ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व। इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हमको जानना है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एन सेल में। तो याद रखो कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 इंटीजर नंबर होगा। अगर मान लो कि के सेल में रखना है तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि एल सेल में देखना है
2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि एम सेल में देखना है तो 2 इंटू 2 का क्यूब, 8 दूनी 16, 16, 3 का क्यूब, सॉरी एन का वैल्यू 3 रखना है, तो कितने हो जाएंगे, 3 3 18 इलेक्ट्रॉन। फिर एन सेल में देखना है तो एन सेल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 32 इलेक्ट्रॉन। फिर ओ सेल में देखना है तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 रखेंगे इनके जगह पे तो 50 25 50 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जो है हमारे नंबर ऑफ और भी हो सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर अगर इलेक्ट्रॉन का रफली बनाएं सिंपली एक, तो मान लो कि एक कोई एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्लस, के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, और अगला अगला है एन सेल है, फिर ओ सेल है, सॉरी। अब बताओ कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑफ कोर्स के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, ठीक है। फिर एल सेल में हो गया, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 थे। अठारह इलेक्ट्रॉन थे ऐसे जो है। फिर एक में 32 होंगे, फिर इसमें 50 होंगे। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे सेल के अंदर। इस सेल जो है स्फेरिकल है, ये ऊपर से देखने में लग रहा है, इसका शेप लगभग कुछ इस तरह का होगा, ऐसे स्फेरिकल, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। और इसका रेडियस हम बता ही दिए कितना होता है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और इसका न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बता सकते हैं न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये चीज़ जो दिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस, प्लस प्लस 0 प्लस ही होगा। तो हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। भाई कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट हो गया, ये हो गया हमारा क्या, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर है हमारा एक चीज़ और, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, वही से वो क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो कि जेड इक्वल टू 2 हीलियम है, हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 1 प्रोटॉन होंगे, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन, उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कि जेड इक्वल टू 11 है, सोडियम एटम है, सोडियम एटम में कितना होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। जितने एटॉमिक नंबर उतना ही जो है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। जैसे मान लो कि जेड इक्वल टू 20 हो गया कैल्शियम, तो इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 प्रोटॉन होंगे। समझ गया ना, ये था हमारा एटॉमिक नंबर के बारे में। अच्छा नेक्स्ट है मास नंबर। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर।
तो मास नंबर जो है ये हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में, लेकिन मास नंबर अभी केमिस्ट्री में पढ़ना है कि किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होता है, द एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट्स with respect to carbon C12, 1/12 parts of carbon atoms, 1/12 parts of times of molecular weight of कार्बन एटम, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो एटॉमिक वेट डिफाइन किया जाता है। तो मास नंबर जो है, मास नंबर है, एटॉमिक वेट जो है इसका यूनिट होता है AMU में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन मास नंबर में कोई एटॉमिक मास यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का लगभग मास नंबर जो है वो, हाइड्रोजन का मास नंबर 2 होता है। AMU नहीं, एटॉमिक वेट होता है। अगर यहाँ पर अगर एटॉमिक वेट पूछे हम हाइड्रोजन का तो बोलेंगे 2 AMU, लेकिन मास नंबर पूछें तो मास नंबर सिर्फ क्या है, ये मास नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए 2 सिर्फ लिखा है। जैसे हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा, जो एटॉमिक नंबर अगर 1 है, ये Z=2 है, तो एटॉमिक नंबर होगा Z=2 × 2, मास नंबर = 4 हो जाएगा। अभी बता रहे हैं कि मास नंबर 4 कैसे हो गया, मास नंबर कितना हो गया 4। लेकिन एटॉमिक वेट पूछें, एटॉमिक वेट तो लगभग 4 AMU के बराबर है। ये अप्रॉक्स है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का वेट देखिएगा तो 1.008 AMU के बराबर आता है, उसको लगभग 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक तुमको ट्रिक बता रहे हैं, याद रखना कि कोई भी एटॉमिक नंबर हो, वो अगर ऑड नंबर हो, कैसे ऑड नंबर, तो एटॉमिक मास नंबर निकालते समय तुम क्या करना है कि 2 × एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देना है, ठीक है। अभी कब तक लगाना है, तो ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक वो हमेशा Z=20 तक ही काम करेगा, उसके बाद नहीं। और एक चीज़ और है कि अगर ये इवन नंबर हुआ तो मास नंबर जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 2 × Z सिर्फ हो जाएगा, डबल, ठीक है ना। अभी 20 तक की वैलिड है। और भी एक याद रखना, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है 14 AMU, ये याद कर लेना है, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। फिर क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, ये याद कर लेना है, उसके बाद सब चीज़ निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम्पल में Z=12 है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक वेट बताओ, तो एटॉमिक वेट कितना होगा, तो एटॉमिक वेट हो जाएगा हमारा 12 है, इवन नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर होता है तो 2 को क्या कर देते हैं, सिंपली 12, 24, और एटॉमिक वेट है तो AMU लिखेंगे। लेकिन अगर पूछेंगे मास नंबर बताओ, तो मास नंबर सिर्फ क्या लिखेंगे, 24, ठीक है ना। फिर अगर मान लो कि कोई पूछ दिया कि Z=16 है, 16 क्या होता है, सल्फर, इसका एटॉमिक वेट बताओ, तो बता देंगे एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा। 16 इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए क्या कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई, AMU लिखेंगे क्योंकि वेट है, तो 32 AMU, ठीक है। लेकिन अगर मास नंबर पूछें तो क्या बताएंगे उसको, हम सिर्फ मास नंबर सिर्फ क्या बताएंगे, मास नंबर बताएंगे हम 32 बस, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम एक बात करते हैं एक चीज़ का, ये ऑड नंबर वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। Z= कितना ले ले, सोडियम का मास नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक वेट कितना होगा पहले बताओ। तो एटॉमिक वेट हो जाएगा क्या, 11 है, तो 11 ×
2+1, क्योंकि ऑड नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देते हैं एटॉमिक नंबर में। तो 22 से कितना हो जाएगा, 23। 23 हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर 23 AMU हो गया, वेट है ना, अगर मास नंबर पूछे तो मास नंबर सिर्फ क्या हो जाएगा, 23। बस AMU नहीं लिखना है, नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, A माइनस जेड। A माइनस जेड, जेड क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था या नंबर ऑफ प्रोटॉन था, याद है, मास एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर था। अब ये क्या था हमारा, मास नंबर था। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल में करते हैं कि Z इज इक्वल टू 11 है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम एटम है, सोडियम एटम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सवाल है। तो आप लोग को लगेगा कि सर केमिस्ट्री ये सर पढ़ाने लगे, तो ऐसा नहीं है। हम तुमको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो 9th क्लास में जो है अच्छे से तरीके से केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, वो एक पेज आ गया है दूसरा चीज़ का, उनके लिए है न्यूट्रॉन। तो निकालते हैं, जेड इक्वल टू 11 है, जितना 11 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 ही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 11 ही होगा, ठीक है, 11 प्रोटॉन, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या निकाल गए। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के एक फॉर्मूला बताएं हम आपको, क्या, A माइनस जेड। ए क्या है, मास नंबर। अब जेड जो है 11 ऑड नंबर है, 11 गुने 2 प्लस क्या करेंगे 1, ऑड नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा 12। तो 12 न्यूट्रॉन है। तो अगर सोडियम एटम का बात करते हैं तो सोडियम एटम जो है उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद करो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका यूज बनता है क्या करने के लिए, मेकिंग न्यूक्लियस। ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस बनाने में जो है इसका यूज हो जाता है। तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन मिलके जो है क्या बना लेगा, इसका हमारा न्यूक्लियस बना लेगा, न्यूक्लियस बना लिया। अब 11 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन जो है उस सेल के चारों तरफ क्या करते रहता है, घूमते रहता है। तो क्या है, कुछ सेल होगा, कितना सेल होगा ये दिखाते हैं। तो हम बताए थे के सेल, एल सेल, एम सेल, एल सेल, ओ सेल। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे मैक्सिमम, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन को भी सेल में भरना है। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 11 में से 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में। बचा कितना, बच गया कितना बताओ, बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। अब एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 8 भरती हैं, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अब एन के लिए तो बचा ही नहीं, ओ के लिए भी बचा ही नहीं। तो हमारा के सेल में क्या को सेल हुआ, के सेल, एल सेल, एम सेल। तो के सेल बना लिए, एक एल सेल अब एक एम सेल। के सेल हो गया, ये एल सेल, एम सेल। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो इसमें 8 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को इलेक्ट्रॉन बना लिए ऐसे, ठीक है। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मेथड हो गया। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
जैसे मान लो कि Z इक्वल टू 13 है। 13 क्या होता है हमारा? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम। एक एटम का हमारा क्या बना स्ट्रक्चर, तो बना देंगे। Z इक्वल टू 13 है, मतलब एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता था? एटॉमिक नंबर, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, ये ना होता था। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या निकल गई, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता था क्या? अभी बताए थे, A माइनस जेड। अब मास नंबर क्या है? मास नंबर, मास नंबर क्या होगा? 13 गुने 2 + 1 माइनस जेड कितना है? 13 गुने 2 + 1 क्यों किए? क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करने थे। जेड कितना है? 13। तो 13 दूनी 26, अब एक 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 14। तो इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। अभी 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस बनाने में काम आ जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, और 13 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड द एटम, अराउंड द एटम इन डिफरेंट सेल। डिफरेंट सेल में क्या करेंगे? ये मूव करेंगे अलग अलग सेल में। जैसे देखो, मान लो कि एक एल्युमिनियम का अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एक हमारा कितने सेल होंगे? चलो यहाँ पे न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन, क्या वो न्यूट्रॉन है? तो 13 प्रोटॉन है और प्लस 14 न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सेल में पाया जाएगा। ऐसे ये सेल है, ऐसे सेल, इस सब सेल में ऐसे ऐसे गोला गोला सेल होगा। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमारा 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे सेल भरने में। तो कितने सेल होते हैं? K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O सेल, बहुत सारे सेल होते हैं K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हमारे पास 13 है, अवेलेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। L सेल में 8, तो 8 2 दे देंगे, 8 2 10 हो गया। अब M सेल में जा सकता है 18, लेकिन 3 ही ना बचा। 8 2 10 तो भर दिए, 3 13 है, 3 बचा। N सेल, O सेल के लिए समय ही नहीं बचा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। अब बताओ कि K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। L सेल में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भर दिए इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया? K सेल, L सेल हो गया। 8 को इलेक्ट्रॉन भर दिए, देख लीजिएगा बढ़िया से। और फिर M सेल में कितना है? M सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम आपको ये सिखा दिए कि कोई भी एटम जो है, कोई भी एलिमेंट्स का, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि हम तुमको एक चीज़ बताएं क्या, कि क्या बताएं हम, कि बताओ यहाँ पे हम आपको बताएं एक चीज़ कि कोई भी एटम जो है, मैटर, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। ऐसे बहुत सारे हज़ारों करोड़ों एटम्स हैं, हज़ारों खरबों एटम्स हैं, हज़ारों खरबों एटम्स, ऐसे ऐसे हज़ारों खरबों एटम्स है। अब हम जो है नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है मोल। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास वही ए निकालना कैसे सीखेंगे, अभी ग्राम में लिखना है सिंपली। ए किस में लिखना है? ग्राम में। वो एटॉमिक मास हो गया। इसको टू एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। एन को बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। एन इक्वल टू होता है वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। एक नंबर है तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे सवाल है फाइंड
द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। सोडियम बताओ कि 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम है, बस एक छोटा सा टुकड़ा है सोडियम का Na, इसका मास दिया हुआ है कितना 2.3 ग्राम। इसका हमको क्या बताना है कि कितने इसके अंदर एटम्स है, कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर तो लाखों अरबों एटम्स हैं, अब उसको गिन के बताएंगे हम नहीं, तो गिन के बताएंगे नहीं, इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताएं। पहले क्या निकालो, मोल। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये ना बताएं, देखो ऊपर करके क्या बताएं हम, मोल इक्वल टू फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मोल का, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, काम आएगा आगे। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इन ग्राम में लिखना है, ये इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ये Na को बोलते हैं वोगाड्रो नंबर, ये वोगाड्रो नंबर। अब एक नंबर है के बारे में क्या बताएंगे। अब बताओ कि यहाँ पे मोल निकाल रहे हैं, मोल को मेन से डिनोट कर रहे हैं। तो गिवन मास कितना है 2.3 ग्राम सोडियम अपॉन मोलर मास। याद है सोडियम का कितना होता है, कैसे निकालते थे एटॉमिक मास या एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास कैसे निकाल देते हैं। तो एटॉमिक मास निकाल देते किस में, हम क्या कर देते हैं कि जो 11 एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देते हैं, ऑड नंबर होता है तब। फिर ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, वो आ गया ऊपर 2.3, ऊपर भी 23, 10 आ जाएगा, 23 से 23 कितना आ गया 1/10। मतलब कितने मोल हैं सोडियम के, 1/10 मोल है। अब मोल का एक और फॉर्मूला बताए थे हम, क्या, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 का पावर 23। मोल का फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर इतना रख दिए, मोल तो निकाल चुके हैं 1/10 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स तो निकालना है हमको, अपॉन अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गया कितना, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 गुने 1/10, 1 से 22 बार में कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0.22 इंटू 10 का पावर 23 एटम। मतलब 2.3 ग्राम सोडियम के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट है, इतने एटम्स। ये जो समझ रहा है ना, समझ रहा है ना कितना है, बाई कितना हटा दो, ये 3 हटाओ, 3 नीचे लाएगा 1000, 1000 से ही कितना बार में 19 बार में, तो 622 पे 19 को 0 बैठा दो, उतना एटम्स जो है इसके अंदर 2.3 ग्राम सोडियम के अंदर है। और हम जो है इसके एक एटम का स्ट्रक्चर बनाना सिखाए हैं, सिर्फ एक एटम का स्ट्रक्चर बनाना सिखाए हैं कि ऐसे बनाए थे। ऊपर देखो सोडियम का स्ट्रक्चर, एक सवाल किए थे ना, देखो सोडियम का स्ट्रक्चर बना के सिखाए थे हम। देखो सोडियम का स्ट्रक्चर, एक एटम का स्ट्रक्चर है वो, और उसके अंदर तो इतने एटम्स हैं। देखो इसके अंदर इतने एटम्स हैं, इसके अंदर इतने एटम्स हैं, समझ रहा है ना कितना एटम्स है। और इसका एक एटम का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कोई भी सॉलिड होता है 2.3 ग्राम का, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखें टॉप व्यू करके, तो हर एक एटम जो है अपने आप में इस तरह का है, ऐसे हर एक एटम जो है अपने आप में इस तरह का है, हर एक एटम ऐसे। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। मतलब कोई भी मैटर जो होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है, ठीक है ना, ऐसे। तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ, चलो। तो इस लेक्चर में जो है हम सिर्फ तुमको जो है बताएं कि कोई भी एटम जो है, मैटर जो है, किसी से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। अगले दिन जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट।